हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अनुज शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, हमारी जो अभी प्रीवियस वीडियो जो चल रही थी वो हिस्ट्री में मगध का उत्कर्ष थी और वो हमने लास्ट जो अपना मौर्य वंश था उसको कवर किया था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे बोला था कि ये जो मैंने मगध का उत्कर्ष या मगध साम्राज्य जो आपसे डिस्कस किया उसमें जितने भी वंश मैंने कवर किए, अगर कोई पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ रह गया है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मगध साम्राज्य के ऊपर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम को देखते हुए आते हैं या एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा शायद, और आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सफिशेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा आज का विषय है मगध का उत्कर्ष और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम को लेकर बनाए गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मगध के प्राचीन वंश की राजधानी क्या थी। मैंने आपको बताया था कि जो मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश था वो था बृहद वंश। वो कौन सा वंश था? बृहद वंश था। वो बौद्ध जो थे, भगवान बुद्ध थे, उनके जन्म से भी पहले का वंश था। तो अगर मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश हम देखें तो वो बृहद वंश था। और बृहद वंश की जो राजधानी थी, उन्होंने कहाँ राजधानी बनाई थी अपनी मगध की? वो गिरिव्रज में बनाई थी। इस गिरिव्रज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, राजगृह। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा? अब ये बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और महात्मा बुद्ध की सेवा में इसने किसको भेजा था? अब मैंने आपको बता दिया था, अपनी वीडियो में भी डिस्कस करा था कि बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था उसके दरबार में एक राजवैद्य थे, जीवक को ही उन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, क्योंकि महात्मा बुद्ध बिंबिसार के मित्र भी थे। और उनसे मिलने के बाद, महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद बिंबिसार ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसलिए महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उन्होंने राजवैद्य जीवक को नियुक्त किया था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु का उपनाम। अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, या क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री या पुरोहित के रूप में कौन नियुक्त थे? तो वो थे चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है। अगला क्वेश्चन, चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति विज्ञान से रिलेटेड है, मतलब कि राजनीति के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक। अब नंद वंश का जो संस्थापक था, मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में प्रीवियस में, अगर आपने वो देखी होगी तो वो थे महापद्म नंद। महापद्म नंद के ऊपर मैंने आपसे काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। महापद्म नंद को ही पुराणों में जो परशुराम का द्वितीय रूप भी बोला जाता है। एकराट की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था मगध साम्राज्य का? वो महापद्म नंद था। कलिंग को जीता था इन्होंने। कलिंग से एक जैन मूर्ति, किसकी? जिनसेन की, उठाकर ये मगध लेकर आए थे और कलिंग में इन्होंने नहर खुदवाने का कार्य किया था। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस करे थे और जो मैंने पॉइंट्स के रूप में आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो वो करी थी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? उदयन ने। और कहाँ पर करी थी? गंगा और सोन नदी के संगम स्थल पर पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी उदयन ने। उदयन किसका पुत्र था? अजातशत्रु का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, मगध की राजधानी वैशाली किसने स्थापित की या किसने स्थानांतरित की? अब मैंने आपको बताया था जब हमारा हर्यक वंश चल रहा था तो बिंबिसार और अजातशत्रु तक और बृहद वंश में भी हमारे जो मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह या गिरिव्रज ही चल रही थी। लेकिन जब उदयन ने पाटलिपुत्र स्थापित किया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी, तो उसने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कर ली।
उसके बाद जब शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग ने जो पाटलिपुत्र राजधानी चल रही थी, जो उदयन ने स्थानांतरित करी थी, वो उसने वहाँ से स्थानांतरित कर कर वैशाली में स्थापित कर दी। तो मगध की राजधानी वैशाली किसने स्थापित करी थी? शिशुनाग ने, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। अगला, सिकंदर का समकालीन शासक। अब सिकंदर का समकालीन शासक कौन था? जो नंद वंश का अंतिम शासक था, धनानंद। अगला, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत किसके शासन में भारत आया? वो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध भी हुआ था, कुछ संधियां भी हुई थी, वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं कि क्या क्या उनके संधि के बीच में उन्होंने क्या क्या किया था दोनों ने। और उस राजदूत का नाम क्या था? मेगस्थनीज था उस राजदूत का नाम, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। और किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। देखिए अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक, जो राजदूत था मेगस्थनीज, उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? इंडिका। काफ़ी एग्जाम में पूछ लिया गया है कि इंडिका पुस्तक किसकी ही रचना है, तो वो जो राजदूत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था मेगस्थनीज, उसकी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित करने वाला शासक। आपको अगर मैंने प्रीवियस वीडियो आपने ढंग से एक एक पॉइंट कवर करके देखा होगा, तो मैंने अपना डिस्कस कर चुका हूँ इस पॉइंट को कि अभिलेखों के द्वारा अपने शासन के नियम कानून या राजा की आज्ञा जो भी कोई होती थी, वो लोगों तक अभिलेखों द्वारा जो रिकॉर्ड्स होते थे उनके द्वारा पहुंचाने का कार्य किसने करा था? तो अशोक ने किया था, सर्वप्रथम शासक था ये। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है? तो वो इंडिका पुस्तक है। और इंडिका पुस्तक मैंने आपको बता दिया किसने लिखी है, वो राजदूत मेगस्थनीज ने लिखी है। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? तक्षशिला था, जो भारत के पश्चिम में पड़ता था, उत्तर पश्चिम में पड़ता है तक्षशिला, जो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा था मौर्य काल में। देखिए आगे क्वेश्चन, एक राट की उपाधि किसने प्राप्त करी थी? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि प्राप्त की थी। एक अगला क्वेश्चन देखिए, अमित घात किस मौर्य शासक को कहा गया? तो अमित घात किस मौर्य शासक को कहा गया था? बिंदुसार को कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये बिंदुसार। और मैंने आपको बताया था कि जन्म के समय पर इसके माथे पर या चेहरे पर एक बिंदु था, तो इसलिए इसका नाम बिंदुसार भी पड़ा। और इसे यूनानियों ने एक नया नाम से संबोधित किया, बिंदुसार को एक नया नाम दिया जिसका नाम था अमित घात। और इसका मतलब क्या होता है? अमित घात का मतलब कि शत्रुओं का नाश करने वाला। अगला, अभिलेखों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे मौर्य वंश से, वो सिर्फ अशोक से रिलेटेड होंगे, क्योंकि अभिलेखों की जो शुरुआत करी थी वो अशोक ने ही करी थी। और देखिए अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख आर्यायिक लिपि में मिला? अब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में भी बता दिया था कि जो अशोक ने अभिलेख अपने लिखे थे, जो रिकॉर्ड्स बनाए थे जनता को संबोधित करने के लिए, वो 3 लिपियों में बनाए थे। एक ब्राह्मी लिपि थी, एक खरोष्ठी लिपि थी और एक आर्यायिक लिपि थी। ब्राह्मी लिपि आपकी चलती थी पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में। खरोष्ठी उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान वाले इलाके में और या अफगानिस्तान वाले इलाके में। और आर्यायिक लिपि जो चलती थी वो यूनानी में चलती थी। तो आर्यायिक लिपि में जो अभिलेख मिला है उसका नाम है शार-ए-कुना। क्या नाम है? शार-ए-कुना, जिसको कंदहार अभिलेख भी कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु पुत्र महेंद्र, अशोक का पुत्र है महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? मैंने आपको बता दिया था कि अशोक ने जब कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने काफ़ी बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए उसने अभिधम्म महामात्र नाम का एक अधिकारी भी नियुक्त किया था, जो सिर्फ धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करता था। और उसने बाहर के देशों में भी दूर दूर जो इलाके थे उनमें
जो प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म के लिए प्रचार करने के लिए, उसको फैलाने के लिए जगह जगह अपने जो शासन के दरबारी थे उनको भेजा था। लेकिन क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है कि उसने जो अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था, वो श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को अशोक कहा? क्वेश्चन ये वाले इस टाइप के बहुत आते हैं कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को अशोक कहा है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट कहा है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शनी कहा है या देवान प्रिय कहा है? तो अशोक ने किस अभिलेख में अपने आप को अशोक कहा है? वो मास्की और गुर्जरा, ये दोनों अलग अलग अभिलेख हैं। एक मास्की अभिलेख, एक गुर्जरा अभिलेख, और ये दोनों अभिलेख हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों वाले अभिलेखों में अशोक ने अपने आप को अशोक कहा है। ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक ने अपने आप को देवान प्रिय या प्रियदर्शी के नाम से बताया है, मतलब कि उसका मतलब होता है देवताओं द्वारा प्रिय। अभिलेखों का अध्ययन, जब अभिलेखों की बात चल रही है, रिकॉर्ड्स की बात चल रही है, तो अगर हाँ अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अब मैंने आपको स्तूप बता दिया था कि बौद्ध धर्म में क्या होता है, जब कोई महात्मा बुद्ध के मरने के बाद या महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी अस्थियों को एक बर्तन में बंद करके और वहाँ पर दफनाकर उसके ऊपर एक मंदिर सा, एक मठ सा बना दिया जाता है जिसे स्तूप कहा जाता है। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? वो अशोक ने बनवाया था। और ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे, वो किसके शासनकाल में हुए थे? बिंदुसार के शासनकाल में हुए थे। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक और एक बड़े पुत्र शिशु को इस तक्षशिला भेजा इस विद्रोह को दबाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में कहा है? तो वो बोला है भाब्रू अभिलेख। थोड़ा टिपिकल सा नाम है, यह है भाब्रू अभिलेख में इसने अपने आप को मगध का सम्राट कहा है। और स्वयं को अशोक किस में कहा था? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। स्पेशल क्वेश्चन है, आ जाते हैं एग्जाम के अंदर और बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही पूछे जाते हैं कि अशोक ने अपने आप को अशोक किस अभिलेख में कहा, अशोक ने मगध का सम्राट किस अभिलेख में कहा। अगला देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहदत्त। ये वो वृहदत्त नहीं है, वृहदत्त वंश वाला, जो वृहदत्त वंश के संस्थापक थे वो उनका नाम भी वृहदत्त था। और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदत्त था। इसकी ही हत्या जो इसके बाद, जब मौर्य वंश के बाद हमारा मौर्योत्तर काल स्टार्ट होगा, तो जो मौर्योत्तर काल में मैंने आपको बताया भी है अपनी वीडियोस में कि मौर्योत्तर काल में 2 उत्तराधिकारी हमारे निकलकर सामने आएंगे, विदेशी और देशी। तो देशी उत्तराधिकारी में जो सबसे पहला वंश होगा शुंग वंश, उसका जो संस्थापक है पुष्यभूति शुंग, वो इसकी मृत्यु करेगा और इसकी मृत्यु करने के बाद वो शुंग वंश की स्थापना करेगा मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल के साथ साथ दक्षिण में मैंने आपको बताया था, अगर आप रिकॉल करेंगे मेरी वीडियोस को, तो उस समय संगम काल चल रहा था। वो हम इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होंगी उसमें मौर्योत्तर काल, संगम काल और जितने भी काल चलेंगे उसके बारे में विस्तृत से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट 24-25 क्वेश्चन हैं, ये सारे जो मगध साम्राज्य के ऊपर जो एग्ज़ाम के अंदर पूछ ले जाते हैं और बार बार एग्ज़ाम के अंदर आ भी रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें जो पॉइंट्स मैंने कवर करे थे सारे वंश को लेकर, उसमें वो क्वेश्चन आते हैं। आप इन दोनों वीडियोस को, जो 3 वीडियोस मैंने डाली हैं मगध का उत्कर्ष वाली से, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो, इनको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। सारे क्वेश्चंस आपको इसी के अंदर इंडिविजुअली दिखाई दे जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप मेरी ये तीनों वीडियोस ढंग से देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें अपने नोट्स के रूप में तैयार करेंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, धन्यवाद।